आज हम बात करेंगे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फिर हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे सजेशन टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। इससे पहले कुछ कमेंट आ रहे हैं। सबसे पहले कमेंट आ रहा है एमडी रेहान भाई बोल रहे हैं कि आप लाइव क्लासेस लीजिए। अगर लाइव क्लासेस नहीं ले सकते हैं तो आप रिवीजन सीरीज चलाइए फुल बुक का। रेहान भाई सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा बुक का रिवीजन सीरीज चले। समय हम लोग के पास बहुत कम है। 27 फरवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, इतना समय नहीं है। अभी सबसे टारगेट है कि आपका बुक का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टेंशन हुआ है। जल्दी से जल्दी आपका बुक का पोर्शन कंप्लीट कराना है। हाँ, एक तरीका यह है, अगर आपको इकोनॉमिक एप्लीकेशन में कोई भी चैप्टर से कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी टॉपिक से, आप उसको कमेंट कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि संडे हम आपका डाउट क्लियर कर दें, ठीक है। अगर रेहान भाई, अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या किसी को भी अगर कोई भी चैप्टर पढ़ने में कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, अल्टरनेटिव मार्केट हुआ, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट कीजिए। पॉसिबल होगा तो हम वही कमेंट में आपको रिप्लाई दे देंगे। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। सेकंड कमेंट आ रहा है कि बैंकिंग चैप्टर अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है। देखिए, बैंकिंग चैप्टर जो अभी हम बुक से पढ़ाते हैं वो बुक है ओसवाल बुक पब्लिकेशन। ओसवाल पब्लिकेशन बहुत सारे लोग गोयल ब्रदर्स का यूज करते हैं। तो बैंकिंग चैप्टर 17 चैप्टर है, अभी हम पढ़ा रहे हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। इसके बाद चैप्टर आता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। उसके बाद 16 चैप्टर आएगा मनी एंड इन्फ्लेशन, और 17 चैप्टर है आपका बैंकिंग। तो थोड़ा सा समय लगेगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 5 से 6 दिन में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, पूरा बुक कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये जो लाइव क्लासेस वाला बात है, डाउट वाला बात है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आपको कुछ भी डाउट है, कहीं से भी डाउट है, किसी भी टॉपिक से, आप कमेंट कीजिए। प्रयास करेंगे कि कमेंट में समझा दें। अगर कमेंट में नहीं समझा पाए तो एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर हम बता देंगे। अगर 4-5 कमेंट आता है कि ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया, हम उस पर वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी समय हो रहा है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, ठीक है। कैसा चल रहा है पढ़ाई? मस्त चल रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चलो, पहला रोल establishment and development establishment and development of basic heavy goods industry, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक हैवी गुड्स इंडस्ट्री। अच्छा, सेकेंड है हमारा बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। थर्ड है हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन। फिफ्थ है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सिक्स है हमारा इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक हैवी गुड्स इंडस्ट्री, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन,
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक प्लानिंग। 6 हो गया हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। 7 है हमारा कंट्रोल ओवर डिफेंस कंट्रोल ओवर डिफेंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये 1 बाय 1 कर इन 7 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक हैवी गुड्स इंडस्ट्री। देखिए एक बात समझिए, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका एक मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका एक मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है। इसका भी मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन इसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव प्रॉफिट कमाना, पब्लिक सेक्टर का मोटिव सोशल वेलफेयर। यहाँ पर कह रहा है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक हैवी कैपिटल गुड्स। यहाँ पर बेसिक क्यों लिखा है, देखिए देश को चलाने के लिए कुछ बेसिक चीज चाहिए, जो कौन बनाता है, कौन डेवलप करता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज डेवलप करता है और उसको इस्टेब्लिश भी करता है, ठीक है। जैसे हम लोग को जीने के लिए कुछ बेसिक नीड है। बेसिक नीड क्या है, ऑक्सीजन, वाटर, फूड, ये हमारा बेसिक नीड है। उसी तरह देश को चलाने के लिए कुछ बेसिक नीड है, जैसे फर्टिलाइजर, किसान के लिए बेसिक नीड है, किसान के लिए फर्टिलाइजर। उसी तरह कोल माइनिंग, कोल खदान से निकलता है, वहां से जाता है थर्मल पावर प्लांट, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, फिर हमारे घर आता है, ये हमारा बेसिक नीड हो गया। शिप बिल्डिंग, शिप नहीं बनाएगा अगर हमारा देश, तो एक दूसरे देश से हम कैसे व्यापार करेंगे, कैसे डील करेंगे, तो शिप बिल्डिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद एयरक्राफ्ट हो गया, उसके बाद हमारा न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट हो गया, उसके बाद हमारा हेवी मशीन्स हो गए। तो ये सब जो चीजें हैं वो कौन बनाता है, कौन इस्टेब्लिश करता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के मोटिव पर चलता है, ना कि प्रॉफिट मोटिव पर। जो हमारा बेसिक चीज है उसको कभी भी प्राइवेट सेक्टर नहीं इस्टेब्लिश करता है, कभी भी नहीं। क्यों, क्योंकि वो जानता है कि कभी हमारा कंपनी लॉस में भी जा सकता है। वो ऐसा कंपनी चलाता है ताकि उसका कंपनी प्रॉफिट में जाए। समझ में आ रहा है। तो पहला जो पॉइंट बोला है, एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक हैवी गुड्स इंडस्ट्री, जो हमारा बेसिक हैवी गुड्स इंडस्ट्री, जैसे फर्टिलाइजर एग्जांपल दिए, कोल माइनिंग एग्जांपल दिए, थर्मल पावर प्लांट दिए, एयरक्राफ्ट दिए, शिप बिल्डिंग दिए, तो वो सब जो बेसिक चीजें हैं वो कौन इस्टेब्लिश करता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो पहला रोल समझ में आ गया। सेकेंड जो रोल है वो है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। देखिए बैलेंस रीजनल ग्रोथ क्या कहता है, ठीक है। सेकंड है हमारा बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, देखिए सम ऑफ द रीजन्स इन इंडिया आर हाईली डेवलप्ड एंड स्टिल आर बैकवर्ड्स, ठीक है। कुछ रीजन्स है जो बहुत डेवलप्ड है, जैसे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब जो रीजन्स है वो हाईली डेवलप्ड है। कुछ रीजन्स बैकवर्ड है, जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान का कुछ जगह है, झारखंड। तो ये जो भेदभाव है, ये जो इम्बैलेंस है, ये ना हो, इसीलिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज यहाँ पर अपना इंडस्ट्री लगाता है ताकि ये भी रीजन्स इसका मुकाबला कर सके। समझ में आया। अगर हम आपको एग्जांपल से समझाएं तो सपोज कीजिए कि एक चेन्नई है और ये बिहार है, ठीक है। ये डेवलप्ड है, ये क्या है, डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है। मुकेश अंबानी, जो कि एक बड़े भारत के सबसे धनी व्यक्ति है और एक बड़े इंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो अपना इंडस्ट्री यहाँ पर लगाना चाहेंगे या यहाँ पर, वो अपना इंडस्ट्री यहाँ पर लगाएंगे चेन्नई में। क्यों, क्योंकि ये डेवलप्ड है। उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव, हमारा कंपनी प्रॉफिट में जाए, तो वो अपना इंडस्ट्री को यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो अपना इंडस्ट्री, वो अपना फैक्ट्री बिहार में लगाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो इम्बैलेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ है ये क्रिएट ना हो, ठीक है। तो रीजनल ग्रोथ
यानी इन दोनों रीजन को बैलेंस करना है। किसका मोटिव है, किसका रोल है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का। ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर आर इन इंडिया सम रीजन्स आर हाईली डेवलप्ड एंड स्टिल बैकवर्ड्स। ठीक है, तो ये जो बैकवर्ड्स एरिया है इनको भी इनके साथ लाकर खड़ा कर दिया जाए, और ये खड़ा इनके साथ इनका मुकाबला कब करेगा, जब यहाँ पर भी नए नए फैक्ट्री लगेगा। जब फैक्ट्री लगेगा तो यहाँ के लोग, जो आसपास के लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा, यहाँ का रोड अच्छा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बैलेंस रीजनल ग्रोथ। थर्ड पॉइंट है हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, यहाँ इंडस्ट्री लगे या यहाँ इंडस्ट्री लगे, आसपास के जो लोग हैं उनको भाई रोजगार मिल गया ना। ठीक है, वो उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला, आप ही बताइए। यहाँ पर इंडस्ट्री लग गया तो 500 लोग को तो यहीं पर रोजगार मिल गया, यानी वो अब अनएम्प्लॉय नहीं रहे, बेरोजगार नहीं रहे, उनको रोजगार मिल गए। तो जब भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएगी तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। फिर है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। अब सपोज कीजिए कैपिटल फॉर्मेशन क्या था, याद कीजिए, पढ़े कैपिटल फॉर्मेशन क्या था? हर वो चीज़ जो फर्दर हेल्प करे प्रोडक्शन में, वो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता था। तो अब सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर लगा दिए, फर्टिलाइजर का कंपनी। आप क्या मतलब, पब्लिक इंटरप्राइजेज यहाँ पर फर्टिलाइजर का एक कंपनी लगा दी, तो अभी इस फर्टिलाइजर को कौन खरीदेगा? यहाँ पर इस फर्टिलाइजर को कौन खरीदेगा? किसान खरीदेगा। किसान खरीदा इस फर्टिलाइजर को और गया और अपने फील्ड में, अपने खेत में उस फर्टिलाइजर को डाल दिया, जिससे इसका, मान लीजिए कि टमाटर का खेत था, इसमें ये अपना फर्टिलाइजर डाल दिया, टमाटर बहुत बढ़िया इसका हो गया, बहुत अच्छा ग्रो हो गया। अब इस टमाटर को ले गया, वो बेच दिया, इस टमाटर को ले गया और वो मार्केट में बेच दिया। तो ये फर्टिलाइजर फर्दर हेल्प किया है इसमें प्रोडक्शन में। कैसे? देखिए, एक ये मशीन होगा फर्टिलाइजर बनाने के लिए, तो फर्टिलाइजर एक स्टेप में यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन क्या हुआ? फर्टिलाइजर। एक स्टेप में प्रोडक्शन यहाँ पर क्या हुआ? फर्टिलाइजर। अब ये फर्टिलाइजर इस टमाटर में जब पड़ा तो इस टमाटर का जो ग्रोथ था उसको बढ़ा दिया, यानी हेल्प किया फर्दर प्रोडक्शन में। ठीक है, अब इस टमाटर को, मान लीजिए कि अगर फर्टिलाइजर नहीं डालता तो इसका 5 टमाटर होता, लेकिन जब फर्टिलाइजर डाल दिया तो अब इसका 10 टमाटर हो गया। ठीक है, अभी इस 10 टमाटर को बेच दिया मार्केट में, यानी इसका डबल मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? डबल प्रॉफिट हुआ। तो कैपिटल फॉर्मेशन, जब भी आप पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के हेल्प से, जब भी कहीं भी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगेगा तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा। उसके बाद है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। देखिए, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ये प्रयास करती है कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इंडिया में हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेशन के लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले काम करने के लिए। पब्लिक सेक्टर यह प्रयास करता है कि वो इंडिया में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को क्रिएट करे। जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी को हम ले लें, तो आप चाहेंगे तो मुकेश अंबानी की कंपनी में जा सकते हैं इंटरव्यू देने, लेकिन वो उनके माइंड पर डिपेंड करता है वो आपको लेंगे कि नहीं। उनका मन करेगा तो लेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं लेंगे। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कोई कंपनी को स्टैब्लिश करती है तो आप उसमें जा सकते हैं, उसमें भेदभाव नहीं है। यानी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या कहता है कि हम भारत के हर सेशन के लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, जब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को हम स्टैब्लिश करते हैं, हमारा इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो गया, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो गया, हम बड़े बड़े इंडस्ट्री जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर स्टैब्लिश कर दिए। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा। इससे हमारा क्या होगा? हम एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पर लिखा है। तो जब हमारे पास बजट बनता है तो सरकार यह डिसाइड करती है कि हमको हेल्थ में यानी अच्छा हॉस्पिटल बनाना है, उस पर हम 2 करोड़ खर्च करेंगे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में ही सब आता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। उसके बाद हम इरिगेशन सिस्टम में इतना रुपया खर्चा करेंगे, उसके बाद हम डिफेंस में इतना खर्चा करेंगे, डिफेंस नहीं, उसके बाद हम स्कूल में इतना रुपया खर्चा करेंगे, यानी एजुकेशन में इतना खर्चा करेंगे। यानी कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक प्लानिंग बन जाता है। ठीक है, कि इकोनॉमिक को हमको कैसे चलाना है, किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च करना है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कंट्रोल ओवर डिफेंस इंडस्ट्री। देखिए, डिफेंस इंडस्ट्री भारत में जितने भी हैं उन सब का कंट्रोल कौन करता है? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट करता है। अगर ये डिफेंस इंडस्ट्री
प्राइवेट सेक्टर के हाथ में लग गया तो वो अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, तो सपोज कीजिए कि ये कोई डिफेंस इंडस्ट्री है, कोई डिफेंस इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारा फाइटर प्लेन है, इसमें बहुत सारा फाइटर प्लेन रखा गया है। अगर ये किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में लग गया, क्या होगा, क्या होगा, इसका पूरा कंट्रोल उस प्राइवेट आदमी के हाथ में चला जाएगा। अब मान लीजिए कि ये रूम है, इस रूम में हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, ये रूम किसी दूसरे आदमी का हाथ में आ गया, किसी दूसरे आदमी के कंट्रोल में आ गया, तो वो जब मन चाहे इस रूम से हेलीकॉप्टर निकाल सकता है, कहीं भी उड़ा सकता है। इस रूम में फाइटर प्लेन रखा है, उस पर दूसरा आदमी का कंट्रोल हो गया, उसका मन जब चाहे इस रूम से फाइटर प्लेन निकाल कर अपने छत पर रख ले, किसी को डराने के लिए एक बम फेंक दे, ऐसा भी तो हो सकता है। वही बोला कि कंट्रोल ओवर डिफेंस इंडस्ट्री, पूरा डिफेंस इंडस्ट्री किसके कंट्रोल में है, PSU के, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो ये कुछ इसका रोल है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का। पहला रोल है एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक हैवी गुड्स इंडस्ट्री, सेकंड रोल है बैलेंस इन रीजनल ग्रोथ, थर्ड रोल है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ है कैपिटल फॉर्मेशन, फिफ्थ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, सिक्स है इकोनॉमिक प्लानिंग और सेवन है कंट्रोल ओवर डिफेंस इंडस्ट्री। चलिए अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है जिससे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज डिक्लाइन हो रहा है। मेरा कुछ नहीं जाता, प्यार हो जाता, मेरा नहीं जाता। प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। भाई इसको आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लेक्चर सुनेंगे तो बोरिंग लगेगा, इसमें उतना मज़ा नहीं है जितना मज़ा आप लोग PUBG खेल कर लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पहला है लैक ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड प्रॉब्लम लेबर प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड है हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। लैक ऑफ डायरेक्ट इंसेंटिव, ठीक है। फिफ्थ है कॉस्ट ओवर रन। नेक्स्ट है लो कैपिटल रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसिव मैन पावर, ठीक है। उसके बाद यहीं पर लिख देते हैं। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन DECISION डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो कितना पॉइंट हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, बहुत बढ़िया। पहला है प्रॉब्लम लैक ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। देखिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होता है, उसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हमको करना है तो करना है, नहीं, वो बोलेगा कभी मंत्री जी से पूछना है। आप लोग देखते हैं ना, बिहार के जो लोग हैं उनको पता होगा, एक पुल एक रोड बनाने में 10 साल 12 साल 15 साल लग जाता है। क्लियर कट ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि हमको करना है 5 साल में कर देना है सरकार को, ऐसा नहीं है। मंत्री जी से पूछेंगे, तब तक चुनाव आया, मंत्री जी दूसरा बन गए, अब ये मंत्री जी आए, मंत्री जी वो रोड का क्या होगा, रुको अभी, चलो ये भी मंत्री चल गए। यानी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, हमको ये करना है तो करना है, नहीं। प्राइवेट सेक्टर में ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हमको इतना प्रोडक्शन करना है, हमको ये काम करना है तो करना है। लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होता है, इसमें लैक ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इसमें डिपेंडेंस होता है। मंत्री जी आएंगे बोलेंगे तब हम करेंगे, तब तक चुनाव आया, मंत्री जी का ट्रांसफर हो गया, अब दूसरा मंत्री जी आ गए, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि हमको करना है, ठीक है।
10 साल लग जाता है, 12 साल होता है। एक प्रोजेक्ट मान लीजिए कि कोई रोड बनाना होता है, बिहार में तो स्थिति बहुत खराब है। अगर एक रोड बनाना होता है, एक पुल बनाना होता है तो 20 साल लग जाता है पुल बनाने में, रोड बनाने में 10 साल लग जाता है यहाँ पर, फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। सोचिए, यही यहाँ पर बोला कि लैक ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड प्रॉब्लम है लेबर प्रॉब्लम। लेबर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो स्किल्ड लेबर होते हैं, जो एक्सपीरियंस लेबर होते हैं, उनको उनके हिसाब से उनको सैलरी नहीं मिल पाता है, ठीक है, उनको बोनस नहीं मिल पाता है, इसलिए वो दूसरे कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में आधा से अधिक जो लेबर होते हैं, जो स्किल लेबर होते हैं, वो चले जाते हैं दुबई, सूरत कमाने के लिए। यहाँ पर उनके हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल पाता है। थर्ड आता है हमारे पास पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, अगर कोई पुल बन रहा है तो कोई मंत्री बोलेगा कि वो पुल क्यों बन रहा है, वहां का घर हटाकर, मजदूर का घर हटाकर आप लोग पुल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। लो, अब बाधा पड़ गया, अब ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो 2 महीना 3 महीना लगेगा, तब तक पुल ऐसा ही आधा बना है, आधा ऐसे ही रहा है। यानी ये जो डे टू डे लाइफ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है काम में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। फोर्थ है हमारा लैक ऑफ डायरेक्ट इंसेंटिव। लैक ऑफ डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब आप अच्छा काम किए, जैसे आप क्लास में टॉप किए, अगर आपको हम 1000 रुपया दे दिए, हम क्लास टीचर है, आपने टॉप किया, हम बोल दिए कि जो भी टॉप करेगा बच्चा हम उसको 1000 रुपया देंगे। इससे क्या होगा, आप लोग के अंदर एक कंपटीशन जगेगा, अरे यार 1000 रुपया लेना है, आप फर्स्ट है, हम आपको 1000 रुपया दिए, और भी जो लड़का देखेगा वो बोलेगा अरे हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। अब हम ये कह दिए कि अगर 10th में जो भी 95 प्लस लाएगा, 95% प्लस, उसको हम 1 लाख रुपया देंगे। इससे क्या होगा, कंपटीशन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या आता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना तो हम आपको बोनस भी नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए कि आप 2 घंटा काम कर रहे हैं, हम आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं। आप जिस दिन 4 घंटा काम किए फिर भी हम आपको 10,000 ही दिए। आप कभी 4 घंटा करेंगे, आप बोलेंगे कि 2 घंटा में ही जब हमको 10,000 रुपया मिल रहा है तो हम फिर 10,000 फिर हम 4 घंटा काम किस लिए करें, हमको कुछ बोनस पॉइंट मिलना ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ डायरेक्ट इंसेंटिव। यहाँ पर इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, पुरस्कार। आप अच्छा काम किए तो आपको हम कुछ पुरस्कार दे दिए, लेकिन पीएसयू में ऐसा बोनस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोस्ट ओवररन। कोस्ट ओवररन का मतलब क्या हुआ, देखिए, मंत्री जी सोचे थे कि 7 करोड़ में पुल बन जाएगा, ठीक है, 7 करोड़ में क्या बन जाएगा, पुल बन जाएगा। कितने दिन में, 2 साल में। पुल बनने में कितना लग गया, पुल बनाने में लग गया हमारे पास 10 साल। खर्चा कितना लग गया, 11 करोड़। इसको बोलते हैं कॉस्ट ओवररन। जितना सोचे थे, जितना हमारा एस्टिमेट था, जितना हमारा टारगेट था, उससे ज़्यादा लग गया। सोचे थे कि हम 10 रुपये में 2 समोसा लाएंगे, लेकिन गए तो रेट बदला हुआ था, 12 रुपये में 2 समोसा मिला, यानी 2 रुपया अधिक लग गया। इसको बोलते हैं कॉस्ट ओवररन, कॉस्ट ओवररन। उसके बाद है लो कैपिटल रिटर्न। लो कैपिटल रिटर्न, लो कैपिटल रिटर्न का मतलब, आप सपोज कीजिए कि अभी आप पढ़ रहे हैं, नर्सरी से लेकर जब तक आप हायर स्टडीज करेंगे, उतना में आपके माँ बाप आप पर कितना रुपया खर्च किए होंगे, थोड़ा बताइए तो। सपोज कीजिए कि 50 लाख, सपोज करते, इससे अधिक लगा होगा, लेकिन आप एवरेज लीजिए 50 लाख रुपया, ठीक है। नर्सरी से जब तक आप ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ेंगे, आपके रहने का, खाना पीना, कॉपी किताब, ट्यूशन फी, कोचिंग फी, मतलब हर चीज़ मिलाकर कितना पैसा आपके माँ बाप आपके ऊपर खर्च करते हैं। मान लीजिए कि 50 लाख, मान लीजिए 50 लाख, तो ये जो 50 लाख है, आप बड़े हुए, भगवान ना करे आपका नौकरी अगर नहीं लगा, तो ये 50 लाख रुपया आप अपने माँ बाप को लौटा पाएंगे, नहीं लौटा पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप बेरोजगार हैं। तो आप ये जो पैसा आप पर लगा है, आपके माँ बाप जो आपके ऊपर 50 लाख रुपया लगाए हैं, वो तो लॉस में चले गए। अगर यही 50 लाख रुपया वो बैंक में रखते तो इस पर इंटरेस्ट मिलकर उनको 1 करोड़ रुपया मिलता, 1 करोड़ रुपया मिलता 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। लेकिन आप पर वो इन्वेस्ट किए तो क्या आप उनको प्रॉफिट दिए, नहीं दिए। अगर आपका नौकरी नहीं लगा तो आपके माँ बाप आपके ऊपर जो पैसा लगाए, उनका पैसा लॉस में चला गया,
उसी को यहाँ पर बोला है लो कैपिटल रिटर्न। अगर दूसरे तरीके से समझे, अगर कोई बिहार में इंडस्ट्री लगाता है, वो इंडस्ट्री लॉस में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं लो कैपिटल रिटर्न। उसके बाद बात करते हैं एक्सेसिव मैन पावर। एक्सेसिव मैन पावर का मतलब 5 लोग का जरूरत है, आप रख लिए 10 लोग, तो अब 5 लोग की जगह पर अब हमको 10 लोग को सैलरी देना पड़ेगा, तो सरकार कहाँ जाएगी? लॉस में जाएगी। वही बोला एक्सेसिव मैन पावर, जितना आदमी का जरूरत है, जितना एम्प्लॉय को जरूरत है, उतना नहीं रखकर आप उससे अधिक रख रहे हैं, तो गवर्नमेंट को अधिक सैलरी देना पड़ता है, यानी वो गवर्नमेंट को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। उसके बाद है डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन बनाने में, डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में, फैसला लेने में जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं वो बहुत देर करते हैं। पहले 5 आदमी को बुलाएंगे, डिस्कस करेंगे, ग्रुप डिस्कस करेंगे, अच्छा ये होना चाहिए कि नहीं, ये होना चाहिए कि नहीं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का आदमी है, जो इंटरप्रेन्योर है, वो एक बार जो डिसीजन ले लिया खत्म। तो डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बनाने में बहुत डिले होता है। ये कुछ रहा प्रॉब्लम पीएसयू का। अच्छा, इन सबको सुधारे कैसे, क्या सजेशन है? क्या सजेशन है जिससे हमारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इंप्रूव हो सकता है? चलिए देखते हैं। Suggestion to improve the efficiency of PSU. Suggestion to improve the efficiency of public sector undertaking. क्या है सजेशन? देखिए, चलिए पहला पॉइंट है हमारा रिफॉर्म्स in the board of directors देखिए मतलब क्या हुआ, रिफॉर्म इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रिफॉर्म का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। जैसे हम कंपनी का मैनेजर है, तो हमको ये हमारा ये ड्यूटी है कि हमारे अंडर जो एम्प्लॉय है उनको हम ध्यान दें कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा है। जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको हम बाहर निकाल दें, जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम कुछ बोनस पॉइंट दें ताकि वो और अच्छा काम करे। ठीक है, तो ये हमको चेक करने का जरूरत है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में ये सब कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो वहीं यहाँ पर बोला है कि रिफॉर्म यानी इम्प्रूवमेंट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो हेड होते हैं, उनको अपने नीचे के जो वर्कर्स होते हैं उनको देखना चाहिए कि कौन सा वर्कर अच्छा काम कर रहा है, कौन सा वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है। सेकेंड जो हमारा सजेशन है वो है चेक ऑन एक्स्ट्रा वैगन्स। चेक ऑन एक्स्ट्रा वैगन्स। एक्स्ट्रा वैगन्स का मतलब द अनवांटेड एक्सपेंडिचर लाइक फॉरेन ट्रिप। अब मान लीजिए कि इस मार्कर को बनाने के लिए 20 रुपये का खर्चा है और हमसे वर्कर आकर बोला कि आप 30 रुपया दीजिए, तो हम पूछेंगे ना कि 10 रुपया कहाँ जा रहा है, फिजूल 10 रुपया तुम कहाँ ले जाएगा? नहीं समझ में आया। हम बोल दिए कि इस मार्कर को बनाने में 20 रुपये का खर्चा आएगा और वर्कर आकर हमसे 30 रुपया ले गया, तो मेरा यह फर्ज बनता है कि हम जाकर देखिए कि 10 रुपया मेरा फिजूल कहाँ खर्च हो रहा है। कहीं वो शराब पीने में तो 10 रुपया नहीं ले रहा है। तो ये सब हमको चेक करना पड़ेगा। वही बोला कि चेक ऑन एक्स्ट्रा वैगन्स। जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट का जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है उसको चेक करने का जरूरत है। ठीक है, थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है improvement in working efficiency। देखिए जो अच्छा काम किया उसको बोनस दीजिए। जैसा कोई अच्छा वर्कर काम किया आप उसको बोनस दीजिए। जो अच्छा काम नहीं कर पाया आप उसको मोटिवेट कीजिए कि भाई तुम भी कर सकता है, तुमको भी बोनस मिल सकता है, तुम भी करो।
यही यहाँ पर बोला इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग इफिशियंसी। वर्किंग इफिशियंसी में अगर इम्प्रूवमेंट लाना है तो हम कैसे लाएंगे? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको आप प्रोत्साहन राशि दीजिए, उसको प्राइस दीजिए, उसको रिगार्ड दीजिए। अगर जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको आप मोटिवेट कीजिए। ठीक है। फोर्थ हमारा सजेशन है वो है इफिशिएंट मैनेजमेंट। इफिशिएंट मैनेजमेंट देखिए, अगर आप जैसे क्लास का मॉनिटर बनाते हैं तो आप उसको किस बेसिस पर मॉनिटर बना रहे हैं इसका भी ध्यान रखिए। आप कंपनी का मैनेजर हमको बना दिए तो हम में वो मेरिट होना चाहिए, हम में वो स्किल होना चाहिए। ऐसे ही आप हमको नहीं बना दीजिए। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये नहीं कि नेताजी का फोन आया था, हाँ वो मेरा भांजा है उसको मॉनिटर बना दो, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अगर ऐसा होगा तो खत्म, लॉस में जाएगा कंपनी। आप मैनेजमेंट जो बना रहे हैं, आप जो मैनेजर बना रहे हैं जो आपके कंपनी का देखभाल करेगा, उसमें कुछ स्किल होना चाहिए, उसमें कुछ मेरिट होना चाहिए। ये नहीं कि मंत्री जी बोल दिए कि उस बंदा को बना तो उस बंदा को आप बना दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी को बोला है कि इफिशिएंट मैनेजमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी 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 का मतलब क्या हुआ? जैसे पेरेंट्स बच्चे को बोल देते हैं कि तुमको जो करना है वो करो, तुमको इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनो, तुमको क्रिकेटर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको एक्टर बनना है, तुमको आईएएस बनना है, जो बनना है बनो, तुम्हारे पढ़ाई में मेरा इंटरफेयर कुछ भी नहीं है, बस हम लोग का नाम रोशन करो, यही बोलते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब ही वही हुआ। अगर आप कंपनी का मैनेजर हैं तो आप वर्कर को बोलिए कि भाई तुमको जो काम मिला है तुम करो, हमको तुम्हारे काम में कोई इंटरफेयर नहीं डालना है, लेकिन अच्छे से करना है। ठीक है, यानी तुम्हारा काम तुम्हारे हाथ में है, तुमको जैसे करना है वैसे करो। तो ये कुछ सजेशन है ताकि हमारा जो पीएसयू है उसका एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।